आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आने वाला है। मंगलवार को जब वित्त मंत्री बजट पढ़ेंगी तो देश और दुनिया की नजरें उस बजट पर टकटकी लगाए बैठे होंगे। लोग आकलन करने को बैठेंगे कि उनके हिस्से में क्या आएगा। और केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार के बजट से हरियाणा को इस बार काफी उम्मीदें हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हरियाणा में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव हैं और साथ ही चुनाव को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खजाने से हरियाणा पर धन वर्षा की क्या उम्मीद जताई जा रही है और साथ ही रोजगार के लिहाज से भी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। वहीं महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को राहत दी जा सकती है। किसानों के साथ कारोबारियों के खाते में भी कुछ आने की उम्मीद बन रही है और साथ ही युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं के लिए स्टार्टअप या कौशल आधारित रोजगार की दिशा में भी कुछ योजनाएं लाई जा सकती हैं। और केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये अमृतकाल का बजट होगा। मेरे विचार में ये बजट देश की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर 100% खरा उतरने वाला बजट है और ये विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाला बजट होगा और इससे देश के हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, हर वर्ग को इस बजट से लाभ मिलने वाला है और देश मजबूती से आगे बढ़ने वाला है। सीएम ने कहा कि मैं देखता हूं कि इस अमृतकाल के अंदर ये बजट भारत को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो बजट है वो अमृतकाल को लेकर के वो बजट होगा। देश की अपेक्षाओं पर, देश की आकांक्षाओं के ऊपर ये पूर्ण रूप से 100% खरा उतरने वाला बजट है। ये विकसित भारत का मजबूत नींव रखने वाला ये बजट होगा और इससे देश के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे उच्च वर्ग है, हर वर्ग को इस बजट से लाभ मिलने वाला है और मजबूती से भारत देश आगे बढ़ने वाला है। मैं ये देखता हूं कि इस विकसित भारत अमृतकाल के अंदर जो ये बजट है, ये बजट भारत को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। मोदी सरकार के 3.0 का पहला बजट आने वाला है और मंगलवार को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ेंगे तो देश और दुनिया की नजरें उस बजट पर टकटकी लगाए बैठे होंगे। लोग आकलन करने के लिए बैठेंगे कि उनके हिस्से में क्या आएगा। केंद्र में लगातार तीसरी बार बनी मोदी की सरकार के बजट से हरियाणा को इस बार काफी उम्मीदें हैं और इसकी बड़ी वजह है हरियाणा में इस साल में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खजाने से हरियाणा पर धन वर्षा की उम्मीद जताई जा रही है। लोग रोजगार के लिहाज से अगर बात की जाए तो रोजगार के लिहाज से कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को राहत दी जा सकती है और साथ ही किसानों के साथ कारोबारियों के खाते में भी कुछ आने की उम्मीद बन रही है। और युवाओं के लिए अगर बात की जाए तो युवाओं के लिए स्टार्टअप या कौशल आधारित रोजगार की दिशा में भी कुछ योजनाएं ला सकती है। और साथ ही केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अमृतकाल का बजट होगा। मेरे विचार से बजट देश की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर 100% खरा उतरने वाला बजट है और साथ ही ये विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाला बजट होगा। इससे देश के हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, मध्य वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, हर वर्ग को इस बजट से लाभ मिलने वाला है और साथ ही देश के मजबूती से आगे ये बढ़ाने वाला है। और साथ ही सीएम ने कहा कि मैं देखता हूं इस अमृतकाल के अंदर ये बजट भारत को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि मंगलवार यानी 23 जुलाई कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और साथ ही जब वित्त मंत्री बजट पढ़ेंगे तो देश और दुनिया की नजरें उस बजट पर टकटकी लगाए बैठे रहेंगे और साथ ही लोग आंकलन करने के लिए बैठे रहेंगे कि उनके हिस्से में क्या आएगा।
और लगातार केंद्र में तीसरी बार बनी मोदी सरकार के बजट से हरियाणा को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और साथ ही बता दें कि हरियाणा में इस साल में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो यही बड़ी वजह है कि चुनाव को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खजाने में हरियाणा पर धन वर्षा की उम्मीद जताई जा रही है। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आने वाला है। मंगलवार को जब वित्त मंत्री बजट पढ़ेंगे तो देश और दुनिया की नजरें उस बजट पर टकटकी लगाए बैठी होंगी। लोग आकलन करने के लिए बैठेंगे कि उनके हिस्से में क्या आएगा। केंद्र में लगातार तीसरी बार बनी मोदी सरकार के बजट से हरियाणा को इस बार काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और इसकी बड़ी वजह हरियाणा में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव है। और चुनाव को देखते हुए विधानसभा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खजाने से हरियाणा पर धनवर्षा की उम्मीद जताई जा रही है। रोजगार के लिहाज से भी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट आने वाला है और साथ ही जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ेंगी तो देश और दुनिया की नजरें उस बजट पर टकटकी लगाए बैठी होंगे। लोग आकलन करने के लिए बैठेंगे कि उनके हिस्से में क्या आया और साथ ही जनता की उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरेगा ये तो वक्त ही बताएगा। और साथ ही हरियाणा को क्या क्या सौगात मिलेगी ये भी देखने वाली बात होगी। बता दें कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे और ऐसे में हरियाणा के लिए सबसे बड़ी बात यह होगी कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में हरियाणा को केंद्र सरकार से ये जो बजट पेश होने वाला है इससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और जनता की उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतरेगा इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों का परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता वैशाली तोमर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी वैशाली तोमर जी का। तोमर जी, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा और क्या इस बार सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर आपकी पार्टी करेगी? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नमस्कार और धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ पूरे देशवासियों को खुशी के साथ इस बजट को स्वीकार करते हैं और बधाई देते हैं। आप देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी जिस तरह से कहा है कि ये बजट जो है ये आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो समय है उसको देखते हुए जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए उस पर बेहतरी की ओर लेकर जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी कहा है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट। और आप देखते ही हैं कि हरियाणा से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव रहा है। उन्होंने अपने जो यहाँ पर इतने महत्वपूर्ण संगठन के पद पर रहते हुए उन्होंने बारीकी से हरियाणा की जो समस्याएं हैं उसको समझा है, जाना है और हरियाणा की जनता के लिए हमेशा ही उनके सितारे में विशेष हर बार रहता है कुछ ना कुछ और हरियाणा की जनता से वो विशेष लगाव भी रखते हैं। आप इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से लास्ट टाइम उन्होंने इंफ्रा को लेकर बहुत जोर दिया और बजट में भी अच्छे प्रावधान उन्होंने किए और इंफ्रा हमारा जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि हरियाणा में डेवलपमेंट हुआ है, कितना सड़कों का, रोड, हाईवे, मेट्रो और कितनी बेहतरी से सब चीजों पे काम हो रहा है। तो इस बार पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ, बहुत खुशी के साथ मैं स्वीकार करती हूँ कि कल जिस समय निर्मला सीतारमण जी माननीय वित्त मंत्री जी बजट पेश करेंगी तो हरियाणा के लिए कुछ ना कुछ विशेष, कुछ ना कुछ खास जैसा हर बार रहता है युवाओं के लिए
खिलाड़ियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए और साथ ही साथ जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनके लिए भी, हर तबके के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ विशेष जरूर रहने वाला है। तो कल ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसा प्रधानमंत्री जी की बातों से भी लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ विशेष सब कुछ सोच समझकर ही इस बजट पर मंथन होने के बाद, सबकी राय लेने के बाद और सब तरह से पूरा सर्वे करवाने के बाद कि किस चीज की सही मायने में जरूरत है, उन्हीं चीजों को लेकर ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया जाएगा। जैसे आपने देखा भी अग्निवीर को लेकर भी जी ठीक है, लगता है तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है। रुक करना चाहूंगी वेद प्रकाश विद्रोही जी का, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। विद्रोही जी, कल बजट आएगा और आपको क्या उम्मीद है सरकार से, कि आप क्या कहेंगे कि सरकार किस तरह से ये बजट जो पेश होना चाहिए, सरकार का क्या क्या प्रावधान इसमें होना चाहिए? जी, आपको और मेरे साथियों को और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। ना तो हमें इस बजट से कोई आशा है जी, क्योंकि पिछले जब बजटों से हमें कुछ नहीं मिला तो इससे क्या मिलने वाला है। जुमलेबाजी करना बड़ा आसान है। अभी मेरी बहन कह रही थी जी। कि बड़ा अच्छा बजट आ गया, बधाई भी दे दी। अरे बजट आया कहाँ है? बजट तो कल आएगा, दे देना बधाई, अच्छा है तो। साथ में जुमला उछाल दिया कि बहुत काम हो गया, मेट्रो आ गई, मतलब झूठ बोलते भी शर्म नहीं आती। विगत 10 सालों के अंदर हरियाणा के अंदर 1 इंच मेट्रो नहीं आई है। जो कांग्रेस ने मेट्रो लाई थी वो 1 इंच नहीं लाई, आगे लाएंगे तो स्वागत कर देंगे, अभी तक तो आई नहीं 10 सालों में। रैपिड ट्रांसपोर्ट का जो था, जो कांग्रेस ने प्रोजेक्ट बनाया था दिल्ली से जयपुर तक का, 10 साल से उसको शुरू नहीं कर पाए आज तक। जितने रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट कांग्रेस ने बनाए थे उसमें रोहतक महन हिसार को छोड़कर वो भी बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद 7-8 साल बाद शुरू हुआ है। एक रेलवे लाइन शुरू नहीं हुई है, नई कोई रेलवे लाइन नहीं लगाई है। रैपिड जो होना चाहिए था उसको छोड़कर जयपुर की बजाय बहरोड तक कर दिया और वो भी शुरुआत नहीं की है। कभी दिल्ली से लड़ते रहते हैं, कभी हरियाणा से लड़ते रहते हैं, पैसे जमा कराओ। बार बार हम मांग कर रहे हैं कि भाई मानेसर तक वो मेट्रो आएगा, ओल्ड गुड़गांव में आएगा, पर आ कहीं नहीं रहा। बहादुरगढ़ में जाएगा, जा कहीं नहीं रहा। तो केवल दावे करना और बड़ी बड़ी बात करना बड़ा आसान है। 10 साल पहले कांग्रेस ने 200 एकड़ जमीन लेकर दिनोला के अंदर रक्षा विश्वविद्यालय बनाने का प्रोजेक्ट किया था। चारदीवारी भी उसकी हो गई, कानून भी बन गया था, पर मोदी जी उस रक्षा विश्वविद्यालय को ले गए। कहाँ ले गए? गुजरात में। 10 साल से नहीं पड़ा। हमने 12 साल पहले यूनिवर्सिटी, 15 साल पहले हमने यूनिवर्सिटी बनाई थी इसके अंदर, केंद्रीय विश्वविद्यालय पाली महेंद्रगढ़ के अंदर। उसका विस्तार आज तक नहीं हुआ है। उसमें मेडिकल कॉलेज आना चाहिए था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉलेज जाने चाहिए थे, नर्सिंग कॉलेज आना चाहिए था, इंजीनियरिंग कॉलेज आना चाहिए था, विभिन्न उच्च संस्थान आने चाहिए थे, नहीं आए। इन्होंने 9 साल पहले रेवाड़ी के अंदर एम्स की घोषणा की थी, केवल चुनाव से पहले उसकी आधारशिला रखती है। देखो बनने में कितना दिन लगेगा। अगर वो उसके लिए बजट दे देते हैं और इसी साल एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू कर देते हैं, ओपीडी शुरू कर देते हैं, तो हम मानेंगे कि भाई हाँ कुछ लोगों को तोहफा दे रहे हैं। कह रहे अमृत काल है, हर बार कहते अमृत काल है। 2022-23-24 का जो बजट था उसको भी अमृत काल बताया गया था। कहा गया वो अमृत काल? नरक काल हो गया। और बजट की दिशा तो इन्होंने 24-25 के बजट की दिशा तो फरवरी में रख दी थी। ठीक है, वो चुनावी बजट की वजह से या उसे अंतरिम बजट बोलते हैं, पर पूरे बजट का खाका तो 2 घंटे निर्मला जी ने रख दिया था। वही तो आधार होगा बजट का जो इन्होंने फरवरी के अंदर रखा था। उस आधार के अनुसार तो हरियाणा को बहुत कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ, चुनाव का समय है, चुनाव के समय कुछ लालीपॉप दे देंगे, पर क्या वो लालीपॉप चुनाव के बाद जमीन में लागू होंगे या नहीं होंगे? मेरी बहन ने कह दिया बड़ा भारी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो आसमान में तो बनता नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहन जमीन पर ही बनता है। 1 इंच जमीन अगर भाजपा सरकार आने के बाद इन्होंने अधिग्रहित की हो तो मैं मान लूंगा
कि वो प्रोजेक्ट इनके थे। हाँ, वो तो पुराने प्रोजेक्ट है, मैं मान रहा हूँ वो पुराने प्रोजेक्ट है, नेशनल प्रोजेक्ट है। अब मान लो हाईवे बना है, वो जाना है बाड़मेर, जाना है बम्बई, तो वो हरियाणा होकर ही जाएगा, कोई आसमान से तो जाएगा नहीं जी। प्रोजेक्ट उसे कहते हैं जो स्पेसिफिक फॉर हरियाणा हो। अब ये रेलवे की लाइनें बन रही हैं, फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, कांग्रेस के जमाने की योजनाएं हैं, वो उनका काम चल रहा है, तो क्या वो स्पेसिफिक हरियाणा के लिए बन रही है या पूरे देश के लिए बन रही है? तो जब तक हम इन दोनों चीजों में अंतर नहीं समझेंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट हरियाणा के लिए है, विशुद्ध हरियाणा के लिए है और ये नेशनल प्रोजेक्ट है। अब नेशनल प्रोजेक्ट जिस भी क्षेत्र से गुजरेगा, चाहे वो हरियाणा है, चाहे राजस्थान है, चाहे पंजाब है, चाहे गुजरात है, अगर वो आगे जाएगा तो वो उन प्रांतों से होते हुए सड़कें जाएंगी, उन प्रांतों से होते हुए रेलवे लाइन जाएंगी। उसको अगर ये तोहफा मानते हैं तो उनको मुबारक हो। किसानों की बात करते हैं, किसान तो एमएसपी की मांग कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून आए। अगर मोदी जी इस 70 के अंदर एमएसपी गारंटी कानून लाते हैं तो निश्चित रूप से किसान को फायदा होगा और किसान उसका स्वागत करेगा। और हरियाणा और पंजाब के किसान तो इसकी बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं जी। अगर मोदी जी कोई नई रेलवे लाइन हरियाणा को देंगे उसका भी स्वागत होगा। अब हमने जो कैंसर इंस्टीट्यूट रोहतक के अंदर बनाए थे, उसमें 10 संस्थान लाए थे हम, केवल ये 1 लाख का इन्होंने छोड़ दिया, बाकी वो प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है। अगर जो पारसा एम्स इंस्टीट्यूट के 10 के 10 संस्थान आते हैं तो हम मानेंगे निश्चित रूप से हुआ। जो कांग्रेस आईआईटी लाई थी और आईआईएम लाई थी, आज तक उनकी बिल्डिंग नहीं बना पाए ये लोग। अगर उनकी बिल्डिंग बनाते हैं तो हम मानेंगे भाई केंद्र सरकार ने कुछ किया। जो हम सोनीपत के अंदर कोच फैक्ट्री लाए थे रेलवे की, उन्होंने कोच फैक्ट्री की बजाय वो कोच रिपेयरिंग दुकान बना दी। अगर उस रेलवे कोच फैक्ट्री को विस्तार करते हैं और वास्तव में रेलवे कोच फैक्ट्री लाते हैं तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि बड़ा अच्छा काम हो गया। और जो आपने रोजगार की बात गिनाई, रोजगार के मामले में तो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई की मार से आम आदमी त्रस्त होता जा रहा है। अगर युवा और दुकानदारोरों की बात आप कर रहे हैं, हालत क्या है जो सरकार ने ही रखे हैं आंकड़े, उसके अनुसार पिछले 2 सालों के अंदर ही आम आदमी की 60% इनकम कम हुई है, उसकी दौलत घटी है। अडानी की 100% बढ़ गई, अंबानी की 50%। खत्म कर देता हूं मैडम। अब अंबानी की 50% बढ़ गई, आम आदमी की 60% गिर गई। और एक्सपेंडिचर का हालत यह है कि जो रिजर्व बैंक की पर्सनल रिपोर्ट आई है कि देश के जो 48% लोग हैं उनका एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है। इनकम मान लो 5 रुपया है तो एक्सपेंडिचर 10 रुपया है। ये 48% घरों की हालत है। ये मैं नहीं कह रहा, आरबीआई का आंकड़ा है परसों का ही। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब देश की हालत खस्ता है, आप आंकड़ों की बाजीगरी कर चंद घरानों का या चंद लोगों की पूंजी बढ़ाकर अगर ये दावा करते हैं कि देश तरक्की कर रहा है तो मुबारक हो। ठीक है विद्रोही जी, आप ही के सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी फिलहाल इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल भी जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुटेल जी, हरियाणा को लेकर बजट में क्या कुछ चाहते हैं? देखिए चौहान जी, हरियाणा प्रदेश, हेलो, तो डबल आवाज आ रही है जी, आवाज को ठीक करना था जी। ठीक है, आप बोलिए। तो ये जो बजट आ रहा है जी, ये हरियाणा प्रदेश के लिए चुनावी बजट होगा और यहाँ पर जो किसानों के एमएसपी की जो गारंटी पिछले बजट के अंदर भी इन लोगों ने देने का काम किया तो, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ जी। फसल बीमा योजना वो भी जो है कि नाम मात्र की जो है फसल बीमा योजना है और देने का नाम नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 वर्षों में कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम नहीं किया है। आप देखें कि बेरोजगारी कितना बड़ा पैमाने पे है, यानी रोजगार के अवसर पैदा करने का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि वो नहीं किया है। और अभी बहन वैशाली जी बोल रही थी कि हम हरियाणा प्रदेश के लिए जो है कि ये होगा और ये हो गया, लेकिन
मैं बहन जी को बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश को कुछ नहीं दिया, ना कोई नई रेलवे लाइन दी है, ना ही जो है कि किसी स्टेशन से दूसरे स्टेट पे बुलाने का काम किया है। ये सब जो है कि आवाज कम आ रही है। ठीक है विद्रोही जी, ठीक कराते हैं। जुमलेबाजी है और हम ये कर देंगे, 15 लाख खाते के अंदर डाल देंगे, गरीबों का चुटकी उतार कर देंगे, विकास कर देंगे। आज आप गैस सिलेंडर के भाव देख के कहां पर है। एक आम व्यक्ति जो है कि अपनी रसोई का गुजारा जो है कि वो मुश्किल से चलाता है, उसका जीवन यापन जो है कि वो चल नहीं पा रहा है जी, क्योंकि आज महंगाई की मार इतनी बड़ी है कि आम व्यक्ति जो है सोचने के लिए मजबूर है क्या क्या किया जाए जी। क्योंकि आज चाहे दाल के भाव हो, चीनी का भाव हो, तेल का भाव हो, आसमान को छू रहा है। यानी पेट्रोल के भाव जो है कि वो दुगने हो चुके हैं। आप किसी भी क्षेत्र के अंदर ले, कोई भी दाल को उठा ले आप, उसका 3 गुना जो है कि रेट इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो है कि बढ़ाने का काम किया है। यानी गरीब व्यक्तियों की कमर को तोड़ा जा रहा है और पूंजीपति लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके जो बड़े पैमाने पे जो है कि लोन भी माफ किए जा रहे हैं और उनको पैसा दिया जा रहा है। और आज भारत देश जो है कि कर्जे के अंदर डूबा हुआ है, हरियाणा प्रदेश जो है कि वो कर्जे के अंदर डूबा हुआ है। और फिर कहते हैं कि मोदी का विकास, भारत का विकास हुआ है, लेकिन यहां पर कोई विकास नाम की चीज नहीं है। आज मान लें नेशनल हाईवे जो बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुआ है, इन्होंने उन पूंजीपतियों के लिए जो है कि रोड तैयार की है ताकि वो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वो सीधे जा सके और कोई रुकावट ना हो। और यहां पर जो है कि चाहे दिल्ली आउटर की बात हो या कैंपी की बात हो, ये कैंपी की देन जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की है। अगर ये कहे कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो है कि प्रोडक्शन है या कांग्रेस का एक ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोडक्शन है, ये कहना गलत है। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के तहत जो है कि हरियाणा प्रदेश को जो है कि वो चमकाने का काम किया। इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि प्रत्येक वर्ग की कमर तोड़ने का काम किया है और कोई स्पेशल पैकेज किसी भी वर्ग को जो है कि देने का काम नहीं किया है। और जो कि जो नया बजट आएगा, इस बजट से इस हरियाणा प्रदेश को कोई किसी प्रकार की आशा नहीं है, क्योंकि ये बड़े बड़े जो है कि दावे कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो हरियाणा प्रदेश का जो बजट होता है और केंद्र की ओर से जो आता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो जी, और शेड्यूल कास्ट का जो बजट कंपोनेंट जो बजट होता है और उसका 20% जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए होता है, लेकिन मात्र 5% जो कि वो खर्च किया जाता है। 15% कहां पर खर्च किया जाता है। आज स्कॉलरशिप जो है कि वो ढाकने का यानी डकारने का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हो रहा है बड़ा पैमाने पे। यानी यहां पर आम व्यक्ति को उठाने के लिए कोई नीति भारतीय जनता पार्टी की नहीं है और ना इन्होंने कोई किसी प्रकार की ऐसी नीति बनाई ताकि हरियाणा प्रदेश का जो है कि विकास हो, हरियाणा प्रदेश का व्यक्ति जो है कि वो खुशहाल हो, हरियाणा प्रदेश का व्यक्ति जो है कि अपने जीवन को जो है कि वो सही रूप से चलाए। ठीक है। आप पीछे बाढ़, हरियाणा प्रदेश के अंदर बाढ़ से ग्रसित जो है कि जो गांव थे, घर जो गिरे, आज तक उनको मुआवजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। ठीक है। लेकिन फिर भी ये दावे जताते हैं कि हमने इतने काम कर दिए, इतने मकान बना करके दे दिए, इतने प्लाट दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी गरीब व्यक्ति को प्लाट ना देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। ठीक है। कोई प्लाट नहीं दिया आज तक। ठीक है कुटेल जी, आप ही के सवालों का जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ लगातार वैशाली जी बनी हुई। वैशाली जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है?
जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज साफ आ पा रही है और मैं अपने प्रवक्ता भाई को भी ध्यान से सुन रही थी। बस इनसे आप ये पूछें, ये बार बार जो आरोप लगाते हैं विपक्ष में बैठ के कि बीजेपी सरकार में कोई कार्य नहीं हुए हैं, तो आप इनसे पूछें जरा, ये किसानों की बात करते हैं कि इनके राज्य में कितनी फसलों पर एमएसपी दी थी? हमारे राज्य में कम से कम 14 फसलों पर एमएसपी है मैडम। इनसे जरा एक बार पूछिए कि हुड्डा सरकार ने कितनी एमएसपी दी थी और किस तरह से इन्होंने रावल वाड्रा को कितनी संपत्ति इन्होंने जनता की लूट लूट के दी हुई है। इनसे पूछिए कि दानवीर के घर इतने पैसे कहाँ से निकल जाते हैं। इनको बैठ कर ना बस बेवजह इस देश को गुलामी की कगार पर लेकर जाना है और धीरे धीरे जैसे दीमक लग जाती है ना कहीं और खोखला करना है, बस वो काम इनका है। सही मायने में जो सरकार काम कर रही है उसमें भी इनको खामियां निकालनी है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है किसी देश के लिए कि उसके देश का प्रधानमंत्री और देश का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी नहीं होता। उन्हें इनको क्या करना है, सिर्फ कमियां निकालनी है। इनको पहले अपने बारे में तो बता दें एक बार कि इनकी जो सरकार की किसी महिला के किसी के खाते में। ठीक है वैशाली जी पटेल जी की 15-15 लाख रुपए जो खाते के अंदर डालने का काम करेंगे। क्या किसी गरीब व्यक्ति के खाते के अंदर पैसे डालने का काम किया आप लोगों ने? बिल्कुल सही कह रहे हो कृष्ण कुटेल जी, वो 15 लाख रुपए दानवीर जी के घर से निकल रहे हैं और 2-4 आपके विधायकों के घर में वो करा दें तो 2 आपके लोगों के घर में तो वहां से निकल जाएंगे। ठीक है, बीजेपी कम से कम जनता को लूटने का काम नहीं करती है, जनता तो अभी फालतू के आरोप ना लगाएं। यानी आज प्रत्येक व्यक्ति के, महिला के और आदमी के हाथ के अंदर जो महिलाएं, आप एक बात समझिए कि महिलाओं की बेहतरी के लिए जो कार्य बीजेपी सरकार ने किए वो अन्य किसी सरकार में हुए नहीं है। अभी आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज देती हूँ कि बीजेपी की सरकार के आने से पहले किस तरह के हादसे, किस तरह की हरकतें और किस तरह की करतूतें महिलाओं के साथ हो रही थी। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं थी। आज अगर महिलाएं आप तो जो है मुझे फोन के ऊपर बोलेंगे तो मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ। आपकी सरकार बोले तो फिर किसने आपको रोका है? आप बोलने पिछले दरवाजे से लोकतंत्र है, आप अपनी बात को कहने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। आप कहिए, कह सकते हैं, लेकिन तथ्य पे तो बात करें ना, ऐसे थोड़ी ना कि आप बिना वैशाली जी मेरा एक और सवाल है। इनेलो प्रवक्ता ने कहा था कि ये जो बजट कल पेश होने वाला है ये चुनावी बजट है और साथ ही तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए कि गरीबों की कमर तोड़ दी गई है और साथ ही महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, रोजगार की कमी है, तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ कहेंगी? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए विपक्ष है, विपक्ष का काम अगर विपक्ष कोई आरोप ही नहीं लगाएगा, कमियां ही नहीं लगाएगा तो बेहतर विपक्ष कहलाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, विपक्ष का काम ही कमियां निकालना है। लेकिन इस बात को दरकिनार करते हुए इस बात को पूर्ण रूप से मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जनता की बेहतरी के लिए कार्य हो रहा है और अंत्योदय की योजना पर बीजेपी सरकार कार्य करती है, जो अंत में भी व्यक्ति खड़ा है। और सही मायने में ये सरकार जो है वो पिछड़ों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, बेसहारों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। तो इस तरह ये बैठकर यहाँ पर बात करते हैं। 1,90,000 नौकरियां दी गई है। आप हुड्डा सरकार में बताएं कि कितनी नौकरियां गरीबों को दी गई थी। अगर एक क्लर्क की नौकरी भी कहीं दी गई है मैडम तो उसके खिलाफ भी कितने सारा भ्रष्टाचार हुआ है, कितने पैसे लिए गए हैं। आज इस सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दी गई है और सशक्त ये भारत बन रहा है। अब इनकी आंखों में पट्टी है तो अपनी आंखें टेस्ट करवाएं पहले, उसकी आवश्यकता ज्यादा है। और बीजेपी में कार्यकर्ता जगह जगह कैंप भी लगाते रहते हैं। ठीक है, तो फ्री के भी कैंप लगते हैं, हम दिखवा सकते हैं। उमर जी, अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता विद्रोही जी ने भी तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बजट से कोई भी आशा नहीं है और साथ ही सरकार जो है एक तरह से लॉलीपॉप देने का काम करेगी। तो इस आरोप को कैसे खंडन करेंगे? क्योंकि इनको बीजेपी सरकार से कोई आशा हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये विपक्ष की सरकार है। जनता को आशा भी है और जनता की आकांक्षाएं और आशा पूर्ण भी हो रही है। तो जनता की बात करें, प्रवक्ता की बात ना करें तो ज्यादा बेहतरी होगी। जी बिल्कुल, ये जो बात कर रहे हैं प्रवक्ता, ये भी जनता की ही बात आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ठीक है अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है तोमर जी, अकाउंट की
बात कर रहे हैं, अपने बैंक खातों की बात कर रहे हैं कि वो नहीं भर पा रहे हैं, ये किसी की तरह से सत्ता में नहीं लौट पा रहे हैं, ये जनता की बात नहीं कर रहे हैं। जनता की आवाज नहीं है। आप जनता से जाकर मिलें, जनता से जाकर पूछें तो आपको पता चलेगा। ये अगर आप जनता की बात कर रही हैं तोमर जी, तो तमाम तरह के, जिसमें हर वर्ग परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, किसानों की बात की जाए, हर वर्ग परेशान नजर आ रहा है। विरोधी लहर अभी देखने को मिली है चुनाव में, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जी ठीक है। फसलों पर एमएसपी होने के बाद जब किसान धरने पर बैठते हैं, जब हुड्डा सरकार में एमएसपी थी नहीं फसलों पर, तब क्यों नहीं बैठे? और जब चुनाव आते हैं तभी क्यों ये धरने पर बैठते हैं? ठीक है, विद्रोही जी के पास जाना चाहूंगी। विद्रोही जी, तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के स्टेट पर चर्चा कीजिए, हम स्टेट पर जवाब देंगे। जी सोहेला जी, आपने मेरा पूरा वक्तव्य सुना, मैंने कुछ स्टेट की बात की, आपने कहा ये केंद्रीय बजट की बात है, तो हमने सारी बातें केंद्रीय बजट की कही। और बहन सोहेला जी केंद्रीय बजट की बजाय ये वैशाली जी हरियाणा की बात कर रही है। अब ये कह रही है कि फसलों के एमएसपी बढ़ा दिए। मुझे एक फसल का नाम बता दें जो कांग्रेस के राज के अंदर जिसका एमएसपी केंद्र में नहीं था, वो जो मोदी सरकार ने कर दिया हो। मैं बहन से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लूंगा। और मैं इनको बता देता हूं केंद्र क्या खरीदता है। केंद्र हरियाणा से क्या तो गेहूं खरीदता है या धान की फसल खरीदता है। अब आप कांग्रेस के 10 साल का हाल देख लें। कांग्रेस के 10 सालों के अंदर गेहूं की एमएसपी 117% बढ़ी है और धान की एमएसपी 124% बढ़ी है और मोदी राज में गेहूं की एमएसपी बढ़ी है 47% और धान की बढ़ी है 50%। मैं आपको सरकार के आंकड़े दे रहा हूं। और जब कांग्रेस के राज में भी पूरे हरियाणा के अंदर, देश के अंदर, मैं देश की बात करूंगा, केवल किसानों का 6% उपज खरीदी जाती थी और आज भी मोदी राज के अंदर केवल 6% उपज खरीदी जाती है। तो बताइए कौन सी चीज ज्यादा हो गई? मैंने सवाल किया था कि भाई मुझे 1 इंच मेट्रो का बता दे कि भाई 10 साल के अंदर 1 इंच मेट्रो बनी हो। तो मैंने रैपिड ट्रांसपोर्ट की बात की थी कि भाई 10 साल से जो दिल्ली जयपुर की रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी अगर 1 पैसा खर्च हुआ तो बहन बता दे। मैंने रेलवे की बात की थी कि भाई हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस ने रेवाड़ी रोहतक महम हाथी की लाइन थी जो मंजूर कराई थी, उस पर काम शुरू होने की बजाय एक भी और दूसरी लाइन पर काम शुरू हुआ तो बता दे। मैंने कैंसर की बात कही कि भाई रोहतक जिले में जो कैंसर के 10 जो उच्च संस्थान आने थे उनमें एक आया हो तो बता दे। मैंने रेवाड़ी के एम्स की पूछा था कि क्या इस साल ओपीडी शुरू हो जाएगी, क्या एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी? एक जवाब दिया हो तो। हरियाणा के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है केवल। अब आप स्टेट यूनिवर्सिटियों की बात करेंगे, करे जाओ। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर केंद्र सरकार ने विगत 15 सालों में कुछ विकास किया हो तो बता दो। एक रक्षा विश्वविद्यालय है, अगर उस रक्षा विश्वविद्यालय को 10 साल में बनाया हो तो बता दो। किसान आय बढ़ी हो तो बता दो। मोदी जी ने कहा था 2022 के अंदर किसान आय दुगनी हो जाएगी, किसान आय तो दुगनी नहीं हुई। मैंने सवाल किया कि विगत 2 सालों के अंदर रिजर्व बैंक के अनुसार आम आदमी की 7% आमदनी कम होगी। अगर रिजर्व बैंक गलत कह रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने एक्सपेंडिचर का बताया कि रिजर्व बैंक ने कहा कि 48% घरों का एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है। ठीक है। बेरोजगारी हरियाणा के अंदर मोदी जी के अनुसार जो उन्होंने पिछले साल पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि भाई कांग्रेस के जमाने में जो 2.99% मजदूरी की थी तो वो बढ़कर 9% होगी। अर्थात कांग्रेस के राज की तुलना में 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। ये तो मोदी जी का, इन्होंने अग्निवीर का बताया कि बहुत अच्छी अग्निवीर योजना है। अगर अग्निवीर योजना इतनी अच्छी है तो पूरा देश का युवा क्यों विरोध कर रहा है? क्यों मोदी सरकार कह रही है कि हम अग्निवीर योजना के अंदर बदलाव लाएंगे? जो हमारे जर्नल थे जब ये योजना बनी या उससे 6 महीने पहले, जनरल नरवणे, जनरल करम सिंह, नौसेना के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं
कि भाई ये योजना है, ये सेना विरोधी है, हमसे सलाह नहीं ली गई। अगर ये सरकार इतनी ही सुरक्षा के ऊपर अपने आप को बड़ी अच्छी समझती है तो जनरल नरवाने की किताब 6 महीने से जो उन्होंने कहा है कि अग्निवीर योजना का विरोध किया है, उसको प्रकाशित क्यों नहीं होने दे रही? कारगिल युद्ध पर सवाल उठाए हैं, सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, और हमारी जो खुफिया विभाग पर सवाल उठाए जनरल विज ने, उसकी किताब 1 साल से मोदी सरकार प्रकाशित नहीं होने दे रही। उन्होंने परसों भी कहा है, मैं बार बार रोड़े अटकाए जा रहे हैं, सेना को आगे कर कहा जा रहा है भाई सीक्रेट एक्ट है, फलाना है। तो जनरल विज ने भी यहां तक कहा है कि जिस युद्ध को हुए 25 साल हो गए, उसमें कौन सा सीक्रेट रह गया? अग्निवीर योजना में कौन सा सीक्रेट रह गया जब हमसे सलाह ही नहीं ली गई? और अगर ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है विद्रोही जी, जवाब ले लेते हैं, तोमर जी से जवाब ले लेते हैं। तोमर जी, तमाम तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अग्निवीर का मुद्दा यहाँ पर उन्होंने रखा है कि अग्निवीर को लेकर जब ये योजना लाई गई थी तो हमारे विचार हमारे रखे ही नहीं गए थे, तो कैसे खंडन करेंगे आरोपों का? वैशाली जी, आप सुन पा रही हैं? वैशाली जी, लगता है तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है। रुक करना चाहूंगी मैं एक बार फिर कुटेल जी का। कुटेल जी, चुनाव को देखते हुए क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा पर ज्यादा, इस बार बजट में ज्यादा फोकस हरियाणा पर रहेगा, क्योंकि हरियाणा में कुछ ही टाइम बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सोनिया जी, हरियाणा प्रदेश की राजनीति का जो सवाल है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो है कि वो सफाया निश्चित है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश से जो कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो डरी हुई है और अब तरह तरह के जो है ना लुभावने जो है कि वायदे जनता के साथ ये लोग कर रहे हैं। और इसीलिए जो कि वैशाली जी जो कि बड़ा ठोक के बोल रही थी कि भी अब के ये होगा, ये होगा, ये होगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि हरियाणा प्रदेश के लिए अगर कोई किसी प्रकार का जो भी पैकेज हुआ तो वो चुनावी पैकेज होगा, वो चुनावी जो है कि बजट होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो झूठे वायदे करके जो है कि जनता का वोट बटोरती है और सत्ता पर बैठ करके जो है वो अपने लोगों को, ज्यादातर जो आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम करती है। क्योंकि आज कौशल डिपार्टमेंट जो है और कौशल डिपार्टमेंट का जो मुखिया है और वो कौन है और किस जरिए से जो है कि नौकरी प्रदान की जाती है, कि आम व्यक्ति जब पोर्टल के अंदर जो है कि वो अप्लाई करता है तो वो पोर्टल बंद मिलता है, और जब इनका व्यक्ति जो है कि वो अप्लाई करता है तो वो पोर्टल खुल जाता है। और यहाँ पर बहुत सी बातें हैं, इन लोगों ने जो है कि एक गरीब वर्ग का जो रिजर्वेशन है उसको काट करके जो है कि इन्होंने आर्थिक तौर पर जो व्यक्ति कमजोर है तो शेड्यूल कास्ट का फायदा जो है कि उन लोगों को देने का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और कहा कि इन लोगों के अंदर एबल नहीं है, लेकिन जबकि एबिलिटी है, और उस एबिलिटी को खत्म करके क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि उन लोगों को बड़े पैमाने पर जो है कि लाभ पहुंचाने का काम किया, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे एससीएस जो है कि इन्होंने लगाने का काम किया हो। और दूसरी बात जो है कि जो सफाई कर्मचारी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इन्होंने लगाने का काम किया तो उनको सबको आउटसोर्सिंग के अंदर दे दिया, लेकिन आज वो सब जो है कि संघर्ष कर रहे हैं लोग, लेकिन उनको सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है जो उनको मिलना चाहिए। गटर के अंदर वो लोग जाते हैं, वो मर जाते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर कितनी मौतें हुई है, तो क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया इन्होंने। यानी ये ड्राइंग रूम के अंदर बैठ करके जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अगर किसी अधिकारी के पास काम के लिए जाते हैं तो लेकिन क्या कहते हैं, भाई मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है। इनका प्रत्येक अधिकारी जो है कि वो मीटिंग में रहता है, इनका नेता जो है कि वो मीटिंग में रहता है। ये मिलने का कोई भी नाम नहीं है और जमीनी स्तर पर कोई किसी प्रकार का काम नहीं है कि जिससे आज जनता जो है कि वो दुखी है। सब आंदोलन कर रही है, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स को ले आओ, चाहे कंप्यूटर टीचर्स को ले आओ, चाहे आप डॉक्टर को ले या आम कर्मचारी को ले, लेकिन ये झूठे वायदे करते हैं और अब बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए
इन्होंने कहा कि भी हम आपका जो क्रिमिनल के दायरे के अंदर वो 5 लाख का था, क्राइटेरिया 8 लाख का है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति है जो बीपीएल के अंदर है 1,80,000 है, तो लेकिन उसके लिए क्या प्रावधान है? उसका तो 12 लाख होना चाहिए ना। यानी उसको तो जो है कि ये वोट करके मारना चाहते हैं, और एक पूंजीपति व्यक्ति को जो है कि बड़े पैमाने पे जो है कि लाभ पहुंचा करके जो है कि करोड़ों रुपए का लोन देकर के उसका जो है कि लोन माफ करके जो है कि उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा इस भारत देश और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो चल रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि वो चंदा जो इन लोगों ने लिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड, और जिसने भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया तो उसकी कंपनी को बढ़ा दिया। पहले वो कंपनी बड़ी डाउन थी, अगर उन्होंने चढ़ापा दिया, चंदा दिया, तो वो कंपनी बढ़ गई है। तो ये काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कमीशन खोरी का काम है, ठेकेदारी के अंदर बड़े पैमाने पे 20% की जो है कि ये लोग मांग करते हैं। बेंगलोर के अंदर जो है कि ये बात है, कर्नाटक के अंदर ये बात हुई है, हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई है, और इनके जो है कि अधिकारियों से करोड़ों रुपए की अटैची पकड़ी जाती है, प्रतिदिन के पेपर लीक होते हैं। ठीक है, बताइए, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं। तोमर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तोमर जी, तो आपने इनेलो के प्रवक्ता को सुन लिया, उन्होंने कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ जनता का वोट बटोरने का काम करती है, और साथ ही में हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए हर वर्ग आंदोलन कर रहा है। तो ऐसे में क्या कहेंगे? ये कहूंगी, बहुत छोटे उसमें जवाब देना चाहूंगी कि अगर हर वर्ग इनेलो पार्टी से खुश है तो एक बार मुझे ये बताएं, इनके कितने कैंडिडेट हैं, कितने कैंडिडेट जीतेंगे इस बार? अगर इनेलो इतना अच्छा काम कर रही है, पार्टी इनसे खुश है, तो इनके कितने कैंडिडेट जीत कर आए हैं? सबसे बड़ा जवाब तो ये है। दूसरा ये कि देखिए, विपक्ष है, मैंने पहले भी बताया, विपक्ष का काम ही होता है बेमतलब की कमियां निकालना और बेफिजूल की बातें करना। ठीक है, जनता ना ही तो परेशान है, जो विपक्षी हैं वो सरकार में आना चाहते हैं, वो जनता के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं फायदे की। अब आप देखिए खुद ही कि कांग्रेस के कैंडिडेट के घर से कितना पैसा निकला है, मशीनें भी भर गई। इसी तरह से इन्होंने जनता को लूट लूट कर खाया है, और जनता को सही मायने में अगर जनता के आज जनता के अधिकारों को जनता को फायदा पहुंचा रही है, या जनता को सही मायने में जो जनता के बजट का पैसा और गरीबों को जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार में जा रहा है। इतने काम हो रहे हैं, इनको नजर नहीं आ रहे, और आगे भी बेहतरी के काम होंगे। आज अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की ख्याति बढ़ी है तो वो बीजेपी की सरकार में बढ़ी है। बीजेपी की सरकार में होने के बाद आज हमारे जिस तरह से यूक्रेन से बच्चे वापिस आ जाते हैं, ठीक है, हमारे सैनिकों को फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो वापिस आ जाते हैं। हमारे देश का झंडा इस तरह से लहराया जाता है, और मात्र झंडे से किस तरह से सुरक्षित अपने आप को आपने अकेला कोई जो है कि बहादुरी का काम नहीं किया है, सबने मिलजुल करके काम किया, निकालने का काम किया, सबने प्रयास किए हैं। आपका अकेले का प्रयास नहीं था वो। अच्छा, ओहो, गजब कमाल ही हो गया। आपकी सरकार में अभिनंदन को लाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है। आपकी सरकार में, कांग्रेस सरकार में, आप देखिए किस तरह आप भी इनेलो के साथ मिलकर के सरकार चलाते थे, आप भी इनेलो के अंदर होते थे। आप जो आज बोल रहे हैं इनेलो की वजह से बोल रहे हैं। आज भी 70% जो है कि इनेलो के वर्कर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाकर के विधायक बने हैं। इस बात का ध्यान होना चाहिए आपको। आप बीजेपी सरकार, अब आप बीजेपी से अलग है ना, तो आप बना लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, आपको पता चली जाएगा। 3 महीने में चुनाव है, आपको सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है, आपको पता नहीं चल जाएगा। अपना है कोई आपके पास? बताइए मुझे। अरे धर्मवीर किसका है? इंद्रजीत किसका है? क्यों ये पार्टी छोड़कर आ रहे हैं? नवीन जिंदल किसका है? छोड़ के आ रहे हैं आप? ठीक है। अरे ईडी के डर से अभी लगाया ना आपने सोनीपत के अंदर, ठीक है, आप ही के सोनीपत के अंदर आपने ईडी का छापा लगवाया ना? ठीक है, किसने लगवाया आपने? बताइए मुझे। अच्छा, तो उस पैसे को आप ईडी और सीबीआई के डर से लोगों को अपनी ओर करते। कुलदीप बिश्नोई के ऊपर आप लोगों ने
यही प्रयोग किया, अपनी तरफ ले लिया। क्यों गलत काम करते हैं, क्यों गलत काम करते हैं आपके लोग? जब वो कांग्रेस में होते हैं, दूसरी पार्टी के अंदर होते हैं तो वो गलत होते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। आपको ईडी का डर क्यों लग रहा है भाई साहब, ये तो बता दें। ईडी का डर भी तो उसको ही लगेगा ना जिसने कुछ गलत काम कर रखा होगा, जिसने कुछ गलत काम करा ही नहीं होगा, जिसने ठीक है। जनता की फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आकर के ईडी ठीक है खत्म हो तोमर जाती है जी, क्या? ठीक है तोमर जी, मेरा ठीक है कुटेल जी, ठीक है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है कुटेल जी, लौटूंगी आपके पास, फिर आप अपने सवालों का जवाब लेना। अभी मेरा एक सवाल है तोमर जी से। तोमर जी, बजट से जो है हर वर्ग को उम्मीद होती है, लेकिन अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है, तो ऐसे में किसान नाराज भी चल रहे हैं, तो ऐसे में किसानों पर क्या इस बजट में खास ध्यान रखा जाएगा? जी बिल्कुल रखा जाएगा और रखा जा रहा है। आप ये देखिए, बीजेपी सरकार में हर वर्ष किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के रूप में भी सरकार उनको देती है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 14 फसलों पर एमएसपी मिलती है। ठीक है, अब आप एक बात, पहले आप देखते थे 2014 से पहले रोज अखबारों की सुर्खियां होती थी कि आज किसान ने कर्ज होने की वजह से की आत्महत्या। आज आप बताइए कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और किसानों के पास, सबके पास फॉर्च्यूनर मिलेगी, थार मिलेगी, कितने किसानों की फसलें और किसानों की जमीनों के रेट कहां से कहां पहुंच गए। आज आप बताइए कौन किसान गरीब है? तो इस तरह की योजनाएं सरकार निकालती है कि जिनके पास पशु भी है या जिनके पास डेयरी है उनको भी। सवाल है तोमर जी, अगर किसान इतने ज्यादा खुश हैं तो किसान धरने पर क्यों बैठे हैं, क्यों लगातार आंदोलन हो रहा है? क्या वजह है? या तो ये जो योजनाएं हैं वो आप किसानों तक नहीं पहुंचा पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रही, क्या वजह है? इसके पीछे की वजह क्या है वो जानना चाहती हूँ। इसके पीछे की वजह सिर्फ वो लोग हैं जिनके खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, पैसे लेते हैं और धरने पर बैठते हैं। आप देखिए वहां पर जब आप ही लोगों की मीडिया कवरेज दिखाई देती है, जो अच्छे लोग होते हैं वो सही मायने में उनको बहला फुसलाकर वहां पर बैठाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं वो उन तक सही चीजें पहुंचने ही नहीं देते। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं ये देश वो है, ये वो देश है जहां पर अकबर को इतने वर्षों तक महान पढ़ाया गया। ठीक है तोमर जी, ठीक है तोमर जी, विद्रोही जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विद्रोही जी क्या कुछ कहेंगे? बहन को किसानों के बच्चे विदेश में पढ़ते, इससे तो तकलीफ है। मैं एक एक भाजपा नेता के बेटे का नाम गिरा सकता हूँ जो विदेश में पढ़ते हैं। ये आम आदमी को तो उपदेश देते हैं कि भारत में पढ़ो, सरकारी स्कूलों में पढ़ो, आरएसएस के स्कूलों में पढ़ो, और अपने सभी बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं। ये कैसा दोहरा मापदंड है? ये कहते हैं कि भाई हमने किसान का बहुत भला कर दिया, आपने निश्चित रूप से 2000 रुपए दे दिए। 2000 रुपए का मतलब है 6000 रुपए मान लेता हूं मैं साल का, कि 3 बार देते हैं। और आपने किसान की लागत कितनी बढ़ा दी, उसकी विभिन्न कृषि यंत्र और बीज खाद बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति एकड़, 6000 दे रहे हो और 20,000 उसकी जेब से निकाल रहे हो। डीजल पेट्रोल के क्या भाव है उनको मिल, ये जो डीजल तो किसान ही प्रयोग करता है, अर्थात 14,000 रुपए उसके गाड़ी कमाई से उससे छीन रहे हो और 6,000 दे रहे हो। आप कह रहे हो कि हम बहुत कुछ कर दिया। अगर मैडम आपने बहुत कुछ कर दिया होता तो किसान संतुष्ट क्यों नहीं होता? आपने कहा कि आत्महत्याएं नहीं हो रही। मैं आत्महत्याओं के जो परसों एनसीआरबी का आंकड़े दिए हैं उसी में बता देता हूं। उसमें बताया गया देश भर में जितनी आत्महत्या हुई है पिछले 2 साल में, उसमें अकेले 36% आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हुई हैं, जहां आपका ही राज है। तो पूरे हेलो, जी 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 आ रही आवाज। समस्या दिख नहीं रही है। अब हम बजट से चाहते क्या है? हम चाहते मनरेगा का बजट बढ़े। अगर मनरेगा का बजट बढ़ेगा तो गांवों के अंदर जो मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, उसकी काम मिलेगा। हम चाहते हैं कि कृषि की जो लागत है वो कम हो। जो कृषि पर आपने जीएसटी ठोक रखी है वो जीएसटी नहीं होनी चाहिए, जीएसटी कम से कम होनी चाहिए ताकि किसान की लागत कम हो। हम चाहते हैं कि भाई छोटे उद्योगों को पनपाया जाए, क्योंकि अगर छोटे उद्योग पनपेंगे
दुकानदार पनपेंगे तो रोजगार मिलेंगे, और रोजगार मिलेंगे तो लोगों की आय बढ़ेगी। जब तक आप लोगों की जेब में पैसा नहीं डालोगे तो आप मुझे बताइए बाजार में खर्च कौन करेगा? जी। खर्च करने वाला तो यही व्यक्ति है। उसके पास खर्च तो जब करेगा जब आय हो। बचत कम हो रही है। अभी परसों आप ठीक है विद्रोही जी, समय का अभाव है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। वैशाली तोमर जी बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद। इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ बने हुए थे लगातार, आपका भी धन्यवाद। लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर यहां बात हो रही थी, तो ऐसे में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, तो ऐसे में सभी वर्ग बजट पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि उनके हिस्से में क्या आएगा। और ऐसे में हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में बजट को लेकर विधानसभा को कितनी मजबूती मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, और देखने वाली बात होगी कि आने वाला बजट जनता के हित में कितना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।